लेकिन चलिए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने, और दुनिया भर के तमाम एक्सचेंजों के बीच जो लिस्टेड हैं उसमें बीएसई अब सबसे महंगा एक्सचेंज बन गया है। बीएसई का वैल्यूएशन क्या, क्यों महंगा हो गया है और किन एक्सचेंज से आगे निकल चुका है, इस पर बात करने के लिए और पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ इस वक्त आशीष मौजूद हैं। आशीष, बताइए किस तरह की चाल रही बीएसई में? पूजा, देखिए ये स्टॉक ऐसा है जो बहुत निश्चित रूप से लगातार हमारे रडार पर रहा है और इस स्टॉक हमने आपको बताया और काफ़ी गजब के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। इसी साल बीएसई में 150% की तेज़ी आपको देखने को मिली और 3 साल का रिटर्न तो बड़ा शानदार है और ये 3 साल से पहले से हमारे स्टॉक रडार पर है। 680% की तेज़ी आ चुकी है और लगातार अगर आप देखें तो जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इससे पहले, इस 1 साल से पहले से अगर आप देखें तो बीएसई का डेरिवेटिव्स में कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैंकेक्स, सेंसेक्स, इनकी एक्सपायरीज लॉन्च की, वीकली एक्सपायरीज का क्रेज बढ़ता चला गया, स्टॉक की वैल्यूएशन लगातार बढ़ती गई और बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब ये स्टॉक बहुत महंगा है। एक तो पहली बात मैं बता देता हूँ कि रिटर्न के लिहाज से सबसे ज़्यादा शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में बीएसई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 683% की रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 54% का रिटर्न आया 3 साल के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो नास्डैक यहाँ पर भी 14% है। हांगकांग के जो एक्सचेंज है यहाँ पर तो नेगेटिव रिटर्न आया 34% का। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ा महंगा लग रहा है ये स्टॉक, क्योंकि मार्केट कैप अगर आप देखें तो $8.8 बिलियन का है बीएसई का, वहीं लंदन स्टॉक एक्सचेंज का $75 बिलियन है। साथ में नास्डैक का अगर आप देखें तो 45 है और हांगकांग के जो एक्सचेंज है इसका $49 बिलियन का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के लिहाज से तो कम है, लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक देखें तो बीएसई चल रहा है 20 टाइम्स पर, बाकी के सभी लंदन स्टॉक एक्सचेंज मात्र 2.6 टाइम्स पर है। नास्डैक की अगर आप बात करें तो 4 टाइम्स पर है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से बड़ा कैचअप है और इनफैक्ट अगर आप पीई की रेशियो की भी बात करें तो 65 टाइम्स पर चल रहा है और औसत में मैं देख पा रहा हूँ तो करीब करीब 29-30 के आसपास ज़्यादातर एक्सचेंजेस टाइम्स पर चल रहे हैं। तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो दुगना महंगा है, मार्केट कैप बहुत छोटा है और पिछले 3 साल में बड़े शानदार रिटर्न्स आए हैं। बिल्कुल, तो इस साल ये कुछ लिस्टेड एक्सचेंज हैं जिनके कंपैरिजन में महंगा बीएसई हो चुका है। एवरी प्राइस टू बुक के लिहाज से देख लो या पी मल्टीपल के लिहाज से, दोनों के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा है। अच्छा, ये सारे बाकी जो लिस्टेड हैं ये सारे लिस्टेड सारे तो हमारा बनता है सर इतना? हाँ, क्यों नहीं? 20 टाइम्स प्राइस टू बुक है बीएसई, वहीं नास्डैक 4 टाइम्स पर मिल रहा है मुझे। तो रोज किधर है? रोज हर महीने 40 लाख अकाउंट खुल रहे हैं भाई, नए डिबेट अकाउंट उधर खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे। तो जहाँ ग्रोथ होगी वही तो 20 का मल्टीपल, बाकी 70-80 के मल्टीपल के स्टॉक ले लेते लोग। दूसरे स्टॉक भी तो कई दूसरे सेक्टर के, नॉट कंपेरेबल, बट अगर जहाँ ग्रोथ है वहाँ 70-80 के मल्टीपल के लोग ले रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर मेरे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए। यस, आइए, वैल्यूशन पर बड़ी पैनी नज़र रखने वाले हमारे चोपड़ा साहब भी हैं। इस मामले में चोपड़ा साहब और खेमका साहब दोनों की राय ली जाए जरा एक बार बीएसई पर। पहले कौन तैयार है? आप मेरे दोनों में से जो भी बताना चाहे। बीएसई पर मैं राय लेना चाहता हूँ। क्या जी चोपड़ा साहब? अनिल जी, बीएसई का ग्रोथ जिस तरीके का हमने पिछले 4 साल में देखा, ये जो ग्रोथ आई थी यूएस में, रादर जापान में अगर आप बात करेंगे, 2 बड़े कंट्रीज से जहाँ पर हमने स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ग्रोथ देखी, ये 80 से 90 का दशक था। रादर मैं कह सकता हूँ 80 से 2000 के बीच में जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी यूएस ने और जापान ने, वो अब हमें दिखाई दी है कोविड के बाद। नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो ऐड हुए हैं, जो ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं। मुझे आज भी याद है 2004-5 की बात है, शायद 4 की बात है, तो 5000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था एनएससी में, और इकोनॉमिक टाइम्स के हेडलाइन था कि मार्केट्स टच 5000 करोड़ टर्नओवर। तो वहाँ से अगर हम आज की बात करें तो आज 5000 करोड़ तो मुझे लगता है पहले 1-2 मिनट में ही हो जाता होगा, शायद और भी ज़्यादा हो जाता होगा। तो अब जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, और अभी मान के चलिए कि भारत में केवल 3 से 4% लोग ही अभी मार्केट में शुमार हैं और अभी ये बढ़ना है। तो जैसे आपने अभी बोला कि तो क्या हो गया कि ओवर वैल्यूड है, अगर आप मुझसे पर्सनली बोले कि बीएसई यहाँ लेना है, आइडियली अगर मैं वो कहीं पे भी ये 4000-4400-4200 के लगभग मिलता है तो मेरा आइडियल लेवल बाइंग का वो होगा। मगर अगर आप कहें कि जो प्राइस टू अर्निंग है
वो एक फंक्शन है ग्रोथ का। पैरेलली एनएससी का आईपीओ भी आने वाला है। एनएससी का आईपीओ का भी ग्रोथ हमने देखा पिछले 3-4 सालों में, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और जैसे ही एनएससी की लिस्टिंग होगी, मुझे लगता है जितने भी पीयर्स हैं उनको भी फायदा पहुँचेगा। तो एक जो ग्रोथ का फंक्शन है वो हमें ज़रूर लेके चलना चाहिए। जिस तरीके से एडिशन हो रहा है क्लाइंट्स का, जिस तरीके से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में लोग जुड़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स का पैसा आ रहा है, और जाहिर है कि ये 2 ही मेजर एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर ट्रेड होता है। और जैसे एनएससी में ट्रेड बढ़ा, बीएससी में भी पैरेलली ट्रेड बढ़ा। बीएससी में ने भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। पहले बीएससी लैगार्ड था, मगर अब जिस तरीके से फ्यूचर्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, तो उसके चलते हुए आई थिंक बीएससी भी काफ़ी अपने आप को रिवैम्प कर रहा है। अगेन तेजी मंदी चलती रहेगी, स्टॉक्स में गिरावट भी आएंगे, पर मैं चकित नहीं होऊंगा अगर बीएससी आपको यहाँ से 10,000 भी दिखे। ये हुई ना बात। चोपड़ा साहब, इतने साल कहाँ थे आप? मजा आ गया सुन के। अब की बार 10,000 पार बीएससी, वेरी गुड। जी खेमका साहब, अपनी भी राय दें आप जरा। बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो आपने पॉइंट कहा कि जो वॉल्यूम है, अगर आप देखें तो इंडियन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम ये जो ग्लोबल एक्सचेंजेस से कहीं ज्यादा है, तो 20, 30, 40 टाइम्स ज्यादा है। एनएससी तो मार्केट लीडर है ही, बट अब जो हाल में जो गवर्नमेंट ने, जो सेबी ने रूल्स चेंज किए हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए, ये हमें लगता है कि बीएससी के लिए काफी पॉजिटिव है। स्पेशली जो डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर है, वहां पर काफी मार्केट शेयर गेन होगा बीएससी का। तो हमारा जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो एस्टिमेट ने अगले 2 सालों के लिए 74% अर्निंग सीएजीआर ग्रोथ है। तो यहाँ पे 30-40 पी, मुझे लगता है कि जैसे आपने भी समझा है कि एक पी जो मल्टीपल है वो ग्रोथ फैक्टर को लेकर चलता है। तो हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमारा जो 1 ईयर टारगेट प्राइस वो है 6,500 का, तो पॉजिटिव व्यू रहेगा। ये भाव पे थोड़ा सा अगर नीचे आए तो बेटर है, बट यहाँ पर भी अगर 1 ईयर प्लस का व्यू लेके चलते हैं तो भी बाय कर सकते हैं। तो ये है 3 डिजिट पे था जब वैल्यू पिक के तौर पर 2020 में रिकमेंड किया था आपने, और आज 5 डिजिट की हमारी 260 रुपए की ओरिजिनल रिकमेंडेशन है, और 3 साल में ये 22 गुना तो हो चुका है। बहुत ही बढ़िया, लगे रहो। 10,000 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आगे हमारे चोपड़ा साहब ने ली। हमारा फंडा बहुत क्लियर से टाइम वाइज होल्ड कीजिए, प्राइस टारगेट से होल्ड मत कीजिए। ये जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आया तब तक आपको एक एक्सचेंज तो चाहिए ना, कोई ना कोई। तो बीएससी तो रखिए, एनएससी का जब आईपीओ आएगा तब देखेंगे एनएससी का आईपीओ किस वैल्यूएशन पे आता है, और उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे बीएससी रखना है कि नहीं रखना। और उसके बाद भी हम वो कर सकते हैं जो कुणाल जी ने किया है, जो बताया था। कहाँ है कुणाल जी? और बताया भी था बंसल जी ने कि कुणाल जी पहले बहुत बोलते थे, जैसे डी मार्ट एफएनओ में आएगा मैं बेच दूंगा, बाद में मूड बदल दिया इन्होंने कि नहीं बेचूंगा, रखूंगा। अब तो फिर हम भी, हो सकता है एनएससी का आईपीओ उसके बाद हम भी मूड बदल, हम बोलते नहीं बेचना है, अभी भी रखो अगर अच्छा लगेगा। हाँ जी कुणाल जी, कुछ कहना चाहते हैं सफाई में आप? यानी जी सफाई में नहीं, यानी जी मैं कहना चाहता हूं कि यानी जी एक चीज को लेकर मूड नहीं बदलेंगे, और वो है 21 तोपों की सलामी। यानी जी 21 गुना तो आपकी रिकमेंडेशन के प्राइस से हो ही चुका है। अब जैसे अभी चोपड़ा जी कह रहे हैं 10,000 हो जाएगा, तो अगर 10,000 हो जाता है तो तोपों की संख्या यानी जी 21 ही रखेंगे। हाँ, मैंने इसीलिए पूछा, मैंने कहा आपके पास तोपें कम बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे, स्टॉक बढ़ना थोड़ी बंद हो जाएगा। टॉप फिक्स कर दी ना 21, वही रखनी चाहिए, वही। उसके आगे की कभी हमने सुनी भी नहीं, मैक्सिमम 21 तोपों की सुनी है, तो बस वो ठीक है। बहुत बढ़िया सर। चलिए, ये है आपके लिए बीएससी। लगभग हमारे सभी एक्सपर्ट्स को पसंद आता हुआ दिखा है। स्टॉक कभी न कभी और बड़े एक्शन में आता है।